हे गाइस, स्टार गॉड की इस नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में डाला शो एंड हो चुका है, जिसके बाद अपना बैम ही विनर है। वहीं दूसरी तरफ हाकिन उन बिलियन लोगों की पावर की वजह से ही हारा, जिसको उसने तड़पाया था और उनकी जान ली थी। वहीं दूसरी तरफ रेचल वापस से कून से एक बार शर्त हार गई और जाने से पहले उसने सिर्फ उसे इतना बताया कि वो फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एंड्रयू ने उस फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर को ही मार दिया था। और यही पे उन्हें क्लू मिलेगा बैम के थ्रोन और उसके पास्ट के बारे में भी। वहीं हमने देखा कैसे यूरा हा ने अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके आकिन और बाई सब लोगों को वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ यूरी काफी टाइम बाद बाम से मिली और कैसे उसने हेल्प की उनकी टीम को यहाँ से बचने के लिए। तो इससे पहले कि हम स्टोरी में आगे बढ़े, आप नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको सारी वीडियोस देखने को मिले। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे। हम देखते हैं जैसे ही यूरी और बैम वहां से सभी लोग के साथ बच के बाहर निकलते हैं, यूरी बैम को गले से लगा लेती है। जहाँ पास खड़े लोग ये सब चीजें देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन। जहाँ साची ये तो कहता है कि बहुत ही पावरफुल रैंकर लगती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं पहचानता। यॉन भी ये चीज आर्केप्टर से पूछती है, लेकिन आर्केप्टर साफ मना करता है कि भला मुझे कैसे पता हो सकता है। जब वापस बैम और यूरी को देखते हैं, जो कि काफी खुश थे एक दूसरे से मिलके इतने काफी लंबे टाइम के बाद। जहाँ पे बैम अपने हाथ को दबाते हुए कहता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिस पर यूरी हंसते कहती है हाँ वो तो हूँ ही मैं। पास खड़ा रैक बैम को उसका हाथ दबाते हुए देखकर पूछता है क्या कि तुम ठीक हो ब्लैक टर्टल, और ये वायलेंट टर्टल कौन है। और कून भी यही सेम क्वेश्चन बैम से पूछना चाहता था, जिसमें बैम उसे बताता है कि मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले ही बताया है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यही है प्रिंसेस यूरी जहार्ड, यही वो पर्सन है जिसने मुझे अपना ब्लैक मास्क दिया था। सुनकर कून भी शॉक हो गया था कि क्या आखिर ये है यूरी जहार्ड। उसे थोड़े समय लगा तो सही, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और इसीलिए वो एक बार वापस से प्रिंसेस से पूछता भी है। और उसके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा था कि इसकी जैसी हाई रैंकर इस रेगुलर वाली जगह पे कैसे आ सकती है, क्योंकि टावर के रूल्स के अकॉर्डिंग रेगुलर एरिया में कोई भी रैंकर नहीं आ सकता। वही यूरी कून के डाउट को क्लियर करते हुए कहती है मेरे अपने कुछ रास्ते हैं, और वैसे भी मैं देख काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी मेरे को जानते हैं, लगता है मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ। पास खड़ा इवान मन में सोचता है फेमस से ज्यादा कुख्यात। यूरी अब कून को कहती है कि तुम लोग बैम के साथ ही हो, है ना, मैं तुम्हें काफी टाइम से स्क्रीन पे देख रही थी थोड़ी दूरी से, और मुझे काफी खुशी है देख के कि बैम को काफी अच्छे दोस्त मिले हैं। लेकिन इस बात को सुनकर पास खड़ा रैक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है टर्टल, मैं इसका साथी नहीं हूँ बल्कि मैं इनका लीडर हूँ। लेकिन कून उसकी बात को पूरा करने से पहले ही उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे कहता है अपना मुंह बंद करो एलिगेटर। रैक के पूछने पर उसे कहता है कि अपना मुंह देखो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर ये है कौन। इसके बाद कून बताता है ये है यूरी जहार्ड, वो प्रिंसेस ऑफ जहार्ड जिसके पास 2 13 मंथ सीरीज के वेपन है। कैसी जीनियस जिसको सीधे ब्लड लाइन से खून मिला है यूरिन हा से, जो कि 10 लॉर्ड में से एक है, 10 फैमिली मेंबर में से, और काफी जल्दी बनने वाली हाई रैंकर भी है। इसके साथ वो ये भी कहता है कि देखने में और जैसी बातें अफवाहें फैली हुई हैं सुनकर ऐसा भी लगता है कि इसको लॉर्ड के खून के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी मिली है विरासत में, क्योंकि ये उन्हीं की तरह एक काफी ज्यादा गर्म मिजाज की। टावर में इस चीज के लिए फेमस है कि उसका जो मन आता है वो वही करती है, यहाँ तक कि वो किंग जहार्ड के ऑर्डर को भी बहुत बार नहीं मानती अगर उसका मन करता है तो। पीछे खड़ा बोरो भी सारी बातें सुन रहा था और वो साची को कहता है क्या ये यूरिया जहार्ड है, वही फेमस सुपर प्रिंसेस, इसके बारे में टावर में सब बात करते रहते हैं। साची भी इसको सुन कहता है हाँ मुझे विश्वास नहीं होता। यूरी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे काफी खुशी होती देखकर कि वो सही में काफी फेमस है लोगों के बीच में। लेकिन इवान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि बहुत अच्छी रीजंस की वजह से फेमस नहीं है। लेकिन यूरी का मानना था कि नाम तो हुआ बदनाम ही सही। यूरी उन्हें सजेस्ट करती है तुम शायद बहुत थक गए होगे, इसलिए हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। वहीं पे आर्करैप्टर को जब इसके बारे में पता लगता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वियोल कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप एक हाई रैंकर प्रिंसेस के साथ है। यॉन भी यूरी का नाम सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं सबको रेस्ट करते हुए, जहाँ एक तरफ विलियम और डैनियल नीचे पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ ये लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। और बैम अपनी जर्नी के बारे में यूरी को बता रहा था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बताता है कैसे वो उरेक मजीनों से मिला था। सुनकर यूरी ने उससे पूछा कि सही में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, क्यों सही कहा ना मैंने, तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा। लेकिन बैम स्माइल करते हुए कहता है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। के बाद वो बताता है कि कैसे उसने शाहरुख खान वाले पोज में अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा कि कैसे वो टावर के बाहर जाना चाहता है, और कैसे इन सभी को बेबीज कह के बुला रहा था। सुनकर यूरी से कहती है कि अगर उसने उसे तुम्हारे बारे में इन सब चीजों के बारे में बात की तो उसका ये मतलब है कि उसने तुम्हें बहुत पसंद किया है। इसके ठीक बाद यूरी बैम से पूछती है कि तुमने फक को क्यों ज्वाइन किया था बैम, आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था जब फोरो टेस्ट से ये गायब हो गया था, क्योंकि यूरी के अकॉर्डिंग उसने सिर्फ ये अफवाह सुनी थी कि मर चुका है। और बैम थोड़ा सा उदास होके यूरी को बताता है कि वो मर गया था फ्लेरो टेस्ट पे, ये सारा एक प्लान था और सारी अफवाहें उड़ाई गई थी ताकि फग बैम को ले सके। और तभी हम देखते हैं
रून को, जो कि बैम को नीचे से लात मारती है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। ये चीज नोटिस करके इवान रेड हेड को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो कुछ बात कर सके, लेकिन रून साफ मना कर देती है, किसी सिल्वर डार्क से बात नहीं करना चाहती। लेकिन इवान कहता है तुम वही नेविगेटर हो ना जिसको मैंने थोड़े समय पहले देखा था। टावर के अंदर नेविगेटर दो ही लोग हो सकते हैं, या तो सिल्वर डार्क जो कि इवान था, या तो फिर रेड विचेस जिसमें से एक रून भी थी। इवान यहाँ उसे कन्फेस करते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन मैम फ्लोर ऑफ टेस्ट से गायब हुआ था उस दिन तुम हांसुंग यहाँ के पास ही थी जब मैं उससे मिलने गया था। का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि तुम उस लड़के के साथ उसी समय से अभी तक यहाँ पर हो, उसकी नेविगेटर बन के। इस पर यून उसे कॉम्प्लीमेंट करते कहती है मुझे लगता है मैंने जितना तुम्हें समझा उससे ज्यादा तेज हो तुम। इस पर युवान सीधे उसे पूछता है कि इसका मतलब अगर मैं सही हूँ तो तुम ही क्या फक की पार्ट हो, और क्या वो तुम ही थी जो इस लड़के को फक के पास लेके गई और उसे स्लेयर कैंडिडेट बनाया और अब उसके साथ यहाँ तक भी आई हो, और ये पूरा रास्ता जिसपे बैम चल रहा है वो तुमने ही बनाया है, किसके कहने पर तुम ये सब चीजें कर रही हो। पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिवील होता है जब यून कहती है मैंने किसी के लिए कोई भी पाथ नहीं बनाया, न किसी के कहने पर। जिस रास्ते पर बैम चल रहा है तो उसने खुद बनाया है। कि वो रास्ता है जो कोई भी नेविगेटर टावर के अंदर क्रिएट नहीं कर सकता कभी भी। एक ऐसा रास्ता जिस पर आज तक कोई भी पहले ट्रेवल नहीं किया, एक कम्प्लीटली न्यू पाथ। ये सुनकर सिल्वर डार्क यानी कि इवान भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे काफी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है तो इस रास्ते के एंड में क्या है, क्या डिस्ट्रक्शन होगा या कोई रिवेंज। उसे यहाँ तक कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ क्या करना चाहती हो, लेकिन अगर गलती से भी यूरी को इन सब के बारे में सच्चाई पता लगी तो तुम सब खत्म हो जाओगे, क्योंकि जो एकमात्र रास्ता यूरी चूज करेगी वो है डिस्ट्रक्शन और रिवेंज का फक के खिलाफ, और तुम्हें वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पर वो साफ कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ चीज को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा इजी हो जाता है अगर तुम दूसरों को उनकी चॉइस बनाने दो। लेकिन जैसा कि इसने पहले मेंशन किया था ये बिल्कुल ही नया रास्ता है और इस केस में हम कोई भी चॉइसेस नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि सारे डिसीजन खुद बैम लेने वाला है। ये सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है हेल्ट्रेन के दूसरे हिस्से पर, जहाँ पे एक स्टार ग्लो करने लग जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर यूराहा को, जिसके सामने खड़ा था कैसानो और ट्रैवलर। क्या यूरा बताती है कि उनका टेलीपोर्टेशन खत्म हो चुका है। ट्रैवलर यूरा को कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि वो हमेशा अमेज हो जाता है इस एबिलिटी को देखकर, जहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट डाल के ही कोई भी एक ही इंस्टेंट में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। तो यूरा कहती है कि अगर एमिली ने हमारी हेल्प ना की होती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बाद वो अपने बैग को ओपन करती है जहाँ से बाकी ये दो लोग निकलते हैं और हम देखते हैं वहां से दो स्टार को निकलते हुए, जो कोई और नहीं बल्कि रेचल और हाकिम थे। हाकिम यहाँ निकलते के साथ ही थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उस स्टैंड पे हुआ क्या था। उन दोनों की कॉन्शियस होने पर यूरा उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, इस पर हाकिम उनसे सीधे पूछता है कि आखिर कहाँ पर है, क्या हुआ क्या। यूरा उन्हें बताती है कि कैसे वो टेलीपोर्ट की और अभी भी हेल्ट्रेन के अंदर ही है, लेकिन वो टेस्टिंग ग्राउंड से काफी दूर आ चुके हैं। पास खड़ी रेचल भी हाकिम को कहती है कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में थी गेम हारने के बाद, जिसके बाद मेरे कहने पर यूरा ने तुम्हें टेलीपोर्ट किया और बचा लिया। जिस पर हाकिम थोड़ा सा सरप्राइज आता है कि मेरी जान एक औरत ने बचाई, और ये सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो गया था कि मेरी जान बचाई गई है, वो भी दूसरों के द्वारा। अपने मन में सोचता है हारना सिर्फ कम नहीं था, क्या मेरी जान भी दूसरों के द्वारा बचाई गई है। ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, जो कि एक ही दिन में उसे 2 बार फेस करनी पड़ी। अब रेचल उसे कहती है कि मिस्टर हाकिम, क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरे लिए काम करो, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। सुनकर हाकिम थोड़ा गुस्सा हो गया और उससे पूछता तुमने क्या कहा, जिस पर रेचल अपनी बात को रिपीट करते हुए कहती है कि हमने तुम्हारी जान बचाई और इसीलिए मैं चाहती हूँ अब से तुम मेरे लिए काम करो, एक ऐसा आज्ञाकारी स्वॉर्ड जो मेरे ऑर्डर्स पे चले और मेरे दुश्मनों को खत्म करे। हाकिम दोबारा ये बात तो सुनते ही आग बबूला हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। उसे कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं हूँ कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात दोबारा से बोलने की। लेकिन रेचल उसे अपना फोन दिखाते हुए कहती है क्या तुम जानते हो ये क्या है। आगे अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है इस डिवाइस के अंदर एक ऐप है जो मुझे बताता है कि तुम्हारे क्लोन कहाँ है, और मैं ही वो थी जिसने तुम्हारे सारे क्लोन को रिलीज किया जब तुम हमारे साथ आए। और यहाँ आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे एमिली किसी भी ह्यूमन के मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है उसके शिंशु का यूज करके, और यही सेम चीज हाकिम के क्लोन के ऊपर भी अप्लाई होता है, और इसे ये ऑफर देती है कि उसके लास्ट क्लोन को भी ये ट्रैक कर सकते हैं एमिली का यूज करके। अगर हाकिम कंप्लीट होना चाहता है और परफेक्ट वाइट फॉर्म पाना चाहता है तो उसे इनके साथ कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे रेचल अपना फाइनल ऑफर देती है कि अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तुम्हें वो सब कुछ दिलवा सकते हैं
जो तुम्हें चाहिए। तो सुनकर हाकिन की आंखें खुल गई थी कि वो सभी चीजों से मिल सकती हैं। और फाइनली हाकिन इस बात के लिए राजी हो जाता है। वही रेचल, जिसने हाकिन को मना लिया था अपने लिए काम करने के लिए, वो उससे एक फाइनल चीज मांगती है कि हाकिन उनके साथ फ्लोर ऑफ डेथ पर चले और उसे एक थ्रोन ला कर दे जिसे वो यूज कर सकती है, ठीक वैसा ही जैसा एक बैम के पास है। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है यूरी और बैम और कून के ऊपर, जहाँ अभी भी उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी। वही यूरी को बैम के थ्रू सारी चीजें पता लग गई थी, जो इवेंट्स हुए थे फ्लोरो टेस्ट से बैम के गायब होने के बाद और यहाँ तक। और अब यूरी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि वो सोच रही थी कि हांसुंग या उस पर थोड़ा सा विश्वास तो था कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फक के साथ इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद से शक हो गया कि उस फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि इवांग हॉल भी इन सब में मिला हुआ हो सकता है। ठीक बाद यूरी वहां से उठकर कहीं जाने लगती है, जिसमें बैम उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसमें यूरी उसे साफ बताते हैं कि मैं जा रही हूँ फ्लोरो टेस्ट पे और मैं हांसुंग या को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ उसकी जगह ना जानने के लिए और जो हरकतें उसने की है तुम्हारे साथ। और जैसे यूरी एक और कदम आगे बढ़ाती है, बैम आगे बढ़ के उसे रोक लेता है, जिसे यूरी देख के समझ नहीं पाती कि बैम ने ऐसा क्यों किया। वही बैम कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती। सामने बैठे कून और रैक को भी चीज समझ नहीं आई थी कि बैम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बैम यूरी को समझाता है कि तुम अभी नहीं जा सकती यूरी, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। ये भी एक्सप्लेन करता है कि फक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें खोई हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और जिसके पीछे रीजन कोई और नहीं बल्कि किंग ज़हार्ड और 10 फैमिली के लोग थे। और अगर अभी यूरी ने उनके ऊपर हमला किया तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाएंगी। और जैसा कि फक के बारे में सोचती है, चीजें उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूरी से समझाती है कि फक ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसका क्या, उसके बारे में सोचो। लेकिन मैम कहता है मुझे जो गुस्सा और जो भी चीजें प्रॉब्लम है फक के साथ उसे मैं खुद सुलझा लूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बार बार की नफरत और एक दूसरे से लड़ाई ये बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए एक साइकिल की तरह। और इस रीजन को सुन के यूरी समझ जाती है कि मैम सही कह रहा है, और उसे हंसते हुए ये भी कहती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा पहले से बड़े हो गए हो। जब आखिरी बार वो उससे मिली थी उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ तक कहती है कि उस लड़की को छोड़ के मुझे लगता है कि तुम्हें और भी बहुत सारे रीजन मिल गए हैं टावर पे चढ़ने के, क्योंकि पहली बार जब बैम मिला था तो वो रेचल का पीछा कर रहा था। और उसके बाद यूरी कून से पूछती है कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, क्या तुम ट्रेन पर ऐसे ही रहने वाले हो। कून उसे बताता है कि रेचल ने कहा था कि वो फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ जा रही है और हम बिल्कुल उसका पीछा कर रहे हैं, तो हमें ट्रेन पर तब तक तो रुकना ही होगा जब तक वहां ना पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही यूरी इस नाम को सुनती है वो चीख पड़ती है और बैम को सीधे ही मना कर देती है कि चाहे कुछ हो जाए बैम को फ्लोर ऑफ डेथ पर नहीं जाना चाहिए। बैम के पूछने पर ही उसे सीधे मना कर दी है कि बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं जाना चाहिए। और बैम काफी इंसिस्ट करने पर उसे कहती है वो जगह तुम्हारे जैसे रेगुलर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वहीं पे कून उसे एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लोर है 43 फ्लोर पर, जिसे इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसी फ्लोर पर एंड्रू नाम के बंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर को मार दिया था। अगर आप वाओ की माने तो ऐसा ही माना जाता है कि जो थ्रोन बैम के पास है वो भी उसी जगह से आया है, और उस जगह को किसी ने भी नहीं संभाला है तब से जब से वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर की मौत हुई है, और इसीलिए वो जगह बिल्कुल भी जीने लायक नहीं है। लेकिन जैसा कि कून के सोर्स का कहना है वहाँ पर काफी बहुत ज्यादा मात्रा में भगोड़े रहते हैं। वो जगह क्रिमिनल से भरी पड़ी है टावर के, या ऐसा कह ले कि वहाँ पे कोई नियम या कानून नहीं चलते किंग ज़हार्ड के, और वो सही में काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, खासकर डी रैंक रेगुलर के जैसे जो ये लोग हैं अभी। और उसे इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है क्या वो वहाँ पे शिंशु यूज कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही किसी फ्लोर पर कोई भी शिंशु का यूज कर सकता है। ये सुनकर यूरी वापस बैम को झकोरते हुए कहती है कि बिल्कुल सही कहा, वो जगह बिल्कुल औकात से बाहर है, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें वहां बिल्कुल जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उस जगह पर तो रैंकर्स भी जाने से डरते हैं। कौन सोच रहा होता है कि रिचल ने डेफिनेटली उससे कहा था कि वो वहीं जा रही है, और वैसे उन्होंने थ्रोन के एक दूसरे हिस्से के बारे में भी सुना है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर वो उसका पीछा ना करे तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जो हम जानना चाहते हैं। वहीं पे बैम कहता है कि मुझे भी लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए ताकि मैं इस थ्रोन के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान पाऊँ और रिचल से भी दोबारा मिल पाऊँ। सुनकर यूरी सोचती है कि इसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, तो ये डिसाइड करती है कि वो भी इनके साथ जाएगी फ्लोर ऑफ डेथ पर। और ये भी एडवांटेज रहेगा कि उस जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना होता, ना कोई लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो इस केस में एक रैंकर रेगुलर के साथ वहाँ पर घूम सकता है, और ये उनके लिए भी सेफ होगा अगर यूरी उन्हें सपोर्ट करेगी। इन चीज को सुन के बैम काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ जाओगी यूरी? तो यूरी खुश होकर कहती है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अकेले वहाँ सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है मेरी कि जब हम 43 फ्लोर पर पहुंचेंगे तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करूंगी उस फ्लोर डेथ पर उतरने के लिए जिसके अंदर वो ताकत होगी उस जाके चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और यही मेरी एकमात्र शर्त है।
और जिनको भी मैं उस स्टैंडर्ड का नहीं पाऊंगी कि उनके अंदर वो पावर नहीं है उस जगह पर चैलेंजेस फेस करने के लिए, उन्हें ट्रेन पे ही रुकना पड़ेगा। और मैं सबसे ज्यादा क्लोजली तुम्हें जज करने वाली हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और क्या तुम वो चीजों को फेस कर सकते हो या नहीं। तो क्या तुम्हें मंजूर है? इस पर मैम खुश हो कहता है हाँ बिल्कुल। काफी टाइम बाद हम वैंगनान को भी देखते हैं जिसके हाथों में पट्टियां बंधी पड़ी। उसके दिमाग में बस ये चीज चल रही थी कि कैसे हाकी ने विंसेंट को उसके सामने से एब्जॉर्ब कर लिया और वहां से भाग गया और वो कैसानो को भी नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से उस ट्रेन पर आया था ताकि वो अपने फ्रेंड को ठीक कर सके। काफी दुख होता कैसे वो अभी तक उस नाइफ के अंदर ही सो रहा था, जहाँ में बताया जाता है कि रिचल के कुछ टीममेट्स इसी के अंदर सील हैं। वैंगनान बार बार को तो कोस रहा था कितना पैथेटिक है, उसे जीने का कोई भी हक नहीं और उसे बस मर जाना चाहिए। देखते हैं रून को जो उसके सामने खड़ी थी और उसे कहती है कि तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो और हमेशा कुछ टाइम बाद तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो जब से मैंने तुम्हें देखा है। जिस पर वैंगनान उसे कहता है ठीक है तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो और मेरी बेइज्जती करो जितना चाहो उतना, कि मैं सही में वो इडियट हूँ जो अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाया और ना अपनी रक्षा कर पाया, सिर्फ दूसरे बर्डन भर गया हूँ। मैं गोसेंग को क्या कहूंगा जब मैं वापस जाऊंगा कि मैं कैसानो को पकड़ नहीं पाया और इसीलिए हो रैंक क्या डेविल कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे समझाती है कि अपने आप को इतना कोसने से कुछ नहीं होने वाला और जब तक वो इस ट्रेन पर है उसे दूसरा चांस जरूर मिलेगा। लेकिन साथ में उसे वार्न भी करती है कि इसका एक और मतलब है कि दोबारा से और भी मुश्किल हालात आने वाले हैं। जैसा कि रून ने पहले प्रिडिक्ट करके उसे यहाँ आने से पहले बता दिया था कि अगर वो इस रास्ते पर चलता है तो उसका कोई ना कोई एक टीममेट पक्का मरेगा और इसलिए काफी केयरफुली उसे चूज करना था कि वो इस रास्ते पर जाएगा या नहीं। और इसलिए रून से कहती है कि तुम इस बार तो लकी थे लेकिन अगली बार शायद ना हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए अंदर से। और वैंगनान को भी चीज पता थी कि अगर उस रास्ते को फॉलो करता है उसका कोई ना कोई टीममेट जरूर मारा जाएगा। तो टाइम बाद हम देखते हैं सभी को जो एक जगह जमा हो गए थे, जहाँ बोरो पूछता है क्या सभी लोग यहाँ पर है था साची कहने पर कि ब्रेक टाइम अब ओवर हो चुका है। ट्रेन पर अब दूसरा दिन आने ही वाला था और उन्हें जल्दी से एक टेस्ट देना होगा ताकि वो नेक्स्ट फ्लोर पर जा सके। इसके पीछे ये भी रीजन था क्योंकि ट्रेन मास्टर मर चुका है, तो इसी वजह से जो टेस्ट उन्होंने अभी जीता था वो काउंट ही नहीं हुआ और इसके वजह से उन्हें दूसरा टेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए उनके सामने एक ट्रांसपोर्ट डिवाइस आ गई थी। इसके साथ वो ये भी बताता है कि वो विलियम और डैनियल को यहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो लोग पहले से घायल है, नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो ये पूछने पर डैनियल कहता है कि हाँ वो ठीक रहेगा और वैसे वो इस इंजर्ड बॉडी के साथ इन लोगों को स्लो डाउन नहीं करना चाहता। लेकिन डैनियल बैम से कुछ बात करता है और उसे माफी मांगते कहता है कि मेरी गलती थी कि तुम इन सब पछड़ों में पड़ गए। बैम कहता है कि मैं चीजों को समझता हूँ कि तुमने जो भी किया क्यों किया। डैनियल कहता है कि फग ने मुझे ऑर्डर किया था कि मैं तुम्हें इन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी तरह लेकर आऊं और क्योंकि फग तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सही में तुम्हें बहुत कम आंका है। तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जितना भी वो सोच भी नहीं सकते और इसीलिए तुम आगे भी हारना, जिस पर बैम भी एग्री करता है। वही हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि अब टेस्ट एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ यूरी इवान कहती है कि हमें भी इनके साथ चलना चाहिए ताकि मैं इनकी स्किल्स को एनालाइज कर सकूं, जिस पर इवान एग्री करता है। जहाँ एक तो यूरी काफी एक्साइटेड थी इन सब चीजों को लेके, इवान थोड़ा सा परेशान था क्योंकि जैसे उसने एनालाइज किया उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ जाने वाले हैं और कहीं सबके पीछे प्रिंसेस रेबलिस्टा का तो हाथ नहीं, या ये सब चीजें किसी ऐसे इवेंट को तो लीड नहीं कर रही जहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम देखते हैं 38th फ्लोर के टेस्ट को, जहाँ सामने खड़ा था द ग्रे गार्जियन जो दिखने में बिल्कुल रैग जैसा था और लेक इस चीज को नोटिस करके एक्नॉलेज भी करता है और वो कहता है कि अगर ये मेरे जैसा है तो टर्टल उसे अटैक नहीं कर सकते। जो सुनकर गून कहता है कि इसका फेस मुझे किसी की याद दिलाता है और इसीलिए मुझे इसके मुंह पर एक मुक्का मारने का मन कर रहा है। ये सुनकर रैग गुस्सा हो जाता है कि क्या कह रहे हो तुम। के बाद हम सभी को उससे फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ साची अपने मैजिक का यूज कर रहा था, बोरो अपने शॉर्ट स्किल का और बाकी लोग भी अपने अपने स्किल्स का यूज कर रहे थे इसको हराने के लिए। और दूर खड़ी होकर यूरी इन सब लोगों को देख रही थी। जब सबसे पहले नोटिस करती है साची को और इवान से पूछती है कि स्पेल का क्या नाम है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इवान उसे बताता है कि यह साची फेकर, ये डी रैंक रेगुलर्स में तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। यूरी कहती है हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। इवान भी से एग्री करता है क्योंकि डी रैंक रेगुलर वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल और जिसके पास किसी को दाबने की, पाश में बांधने की पावर हो, वो बहुत ज्यादा काम आ सकती है टीम के बाद उसकी नजर पड़ती है फार्टसो के ऊपर, जिसे देखकर वो सोचती है कि बहुत ज्यादा स्पेशल तो नहीं है और ज्यादा पावरफुल भी नहीं दिखती, लेकिन इसके पास एक इग्निशन वेपन है जो बहुत ही ज्यादा कमाल चीज होती है। वो अब नोटिस करती है मीसेन को और क्रैप्टर को और प्रिंस को और सोचती है ये लोग ऐसे तो स्किल्स में बहुत ज्यादा एवरेज हैं, लेकिन एक साथ एक टीम में किस तरीके से काम कर पाते हैं जो काफी ज्यादा काम की आ सकती है। अब उसका ध्यान जाता है इयॉन के ऊपर। वो समझ जाती है कि ये एकदम हुक्म का इक्का हो सकती है। ये पास करे वो ब्लेड्स
और चैंग को भी देखती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि चैंग अपनी एबिलिटीज का बहुत कम यूज कर रहा है, उसे छुपा के रख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता उसका मोटिव क्या है। फाइनली वो इस एनालाइज करती है बैम को, कून को, रैक को, जहाँ से पक्का पता है कि ये लोग साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ उनके इंडिविजुअल स्किल तो बहुत ही खतरनाक है ही, लेकिन जब वो साथ में काम करते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। इस सारी चीज फाइट के दौरान उन्हें कहता है कि यही मौका है उसे खत्म करने का, जिस पर बैम इस चीज को सुन लेता है और अपने शिन्सु ब्लास्ट का यूज करके इस ग्रे गार्जियन को पेल के रख देता है। फाइनल अटैक को देखकर यूरी भी समझ जाती है कि बैम सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उसके लेवल का किसी अपोनेंट को लाना बहुत मुश्किल है। और तीनों की अपनी एबिलिटीज इतनी खतरनाक है, लेकिन जब ये साथ में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने पोटेंशियल के मैक्सिमम लेवल को टच कर रहे हैं। यूरी की इस परेशानी को इवान दूर करता है, जो उसे बताता है कि उसने नेक्स्ट स्टेशन के बारे में कुछ चीजें पता लगाई हैं, और यूरी के पूछने पर उससे बताता है कि कोई वहां पर है जो सही बैम की एबिलिटीज को अच्छे से चेक कर सकता है और उसके लिए एक सूटेबल अपोनेंट भी हो सकता है। यूरी के पूछने पर वो उसे बताता है कि एक तरीके से लीडर है नेक्स्ट स्टेशन का, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही परेशानी है, नेक्स्ट स्टेशन भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और साथ ही जानलेवा भी, और इन लोगों को नेक्स्ट स्टेशन पर चैलेंज देने से इनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। क्या सीधे हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसके हाथ से बिजलियां निकल रही थी, और ये नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर ही होता है, जिसका नाम था नेम हंट स्टेशन, और यही वो खतरनाक स्टेशन था जिसके बारे में इवान बात कर रहा था और यूरी को बता रहा था। और जो बिजली का अटैक हमने देखा, ये लाइटनिंग अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि कून का भाई रैन था। हम देखते काफी टाइम बाद टीम सौर और स्वीट को, जहाँ पे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती कि नए रेगुलर आ चुके हैं और इसीलिए उनके नाम को सभी लोग अटेंशन से सुने। के नाम अनाउंस किए जाते हैं, जिनमें से एक थी शिया जियानोविक, एडिन डैन एंड कून रैन फ्रॉम द कून फैमिली। और से ये अनाउंसमेंट कोई और भी सुन रहा था, जो कि कुछ क्वार्टर्स में बैठे थे, और हम देखते हैं इन लोग को कि कोई और नहीं थी बल्कि एंडोर्सी जहाद थी, जो ये कह रही थी कि जगह पे बहुत ही ज्यादा शोर बढ़ने वाला है। उसके दूसरे मेंबर्स को भी देख पाते हैं, जहाँ पे अनक जहाद भी थी और उसके दूसरे टीममेट भी। इसी हैप्पी एंडिंग और लवली ट्विस्ट के साथ टावर ऑफ गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के एंड में हमने एंडोर्सी जहाद को वर्कशॉप बैटल के बाद पहली बार देखा है। वहीं दूसरी तरफ कून के टीममेट्स और उसका भाई रैन भी नेमंड स्टेशन पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ क्या यूरी बैम को सही में चैलेंज करने वाली है इस जगह के लीडर को हराने के लिए, जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, और बैम उसके टीममेट्स आखिर कौन से खतरे को फेस करने वाले हैं इस स्टेशन पर, जिसका नाम काफी अजीब है और इसका लीडर काफी पावरफुल। वहीं दूसरी तरफ फक अब कौन से चाल चलने वाला है, क्योंकि उनका पहला प्यादा यानी कि पेड्रो तो मारा गया। क्या स्लेयर कराका अब खुद गेम में उतरेगा या अपने और भी प्यादों को उतारने वाला है? तो इन सभी चीजों के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में आपको इन सभी चीजों के आंसर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन सी चीजें चाहिए जिन पर आप वीडियो देखना चाहेंगे इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय गाइस।